देश के बजट में सरकार ने खेत, किसान और गांव को प्राथमिकता दी। ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 88,000 करोड़ का प्रावधान। 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का खाका सरकार ने बजट में किया पेश। राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचेगा। महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए सरकार की पक्की तैयारी। 1.5 लाख टन दाल के साथ 15,000 टन प्याज का भी होगा भंडारण। और छोटे छोटे किसानों ने सिर्फ 1 दशक में हासिल किया बड़ा मुकाम। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए सबक बनी इस कंपनी में किसानों का है मालिकाना हक। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज हम बजट में खेती किसानी के लिए ढेर सारी अच्छी खबरें लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गांवों के लिए, किसान के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, और ये भी बताएंगे कि दाल और प्याज की महंगाई रोकने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। NCDX पाठशाला में इस बार बताएंगे कि कैसे किसान अपने इलाके के गोदाम में आसानी से बुकिंग करा सकता है। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं NCDX हाजिर भाव पर। हाजिर भाव के बाद अब हम देखेंगे कमोडिटी इंडेक्स धान्या। धान्या NCDEX का बेंचमार्क इंडेक्स है। NCDEX देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे शेयर बाजार की नब्ज समझने के लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, ऐसे ही कमोडिटी बाजार की नब्ज समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। केंद्र सरकार ने बजट में खेत, किसान और गांव को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। दाल की महंगाई रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया है। देख लेते हैं खेती किसानी की ऐसी ही खास खबरें। सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास के लिए करीब 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये बजट पूरी तरह से खेत, किसान और गांव के बजट के तौर पर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बड़ा हिस्सा खेत, किसान और गांव के बारे में ही बोला। 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि गांव में बिजली पहुंचाने के मामले में पिछले 3 सालों में जितने गांवों को जोड़ा गया, उतने गांवों को पिछले सिर्फ साल भर में जोड़ दिया गया है। सरकार की योजना देश के सभी 6 लाख से ज्यादा गांवों तक 1000 दिनों में बिजली पहुंचाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की है। बजट में इसका खाका साफ दिखा। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को लागू करने की पूरी योजना बताई। 12 राज्यों ने कृषि बाजार लागू करने के लिए APMC कानून में बदलाव कर दिया है। इसके लागू होने से देश की 585 मंडियां एक बाजार के तौर पर काम करने लगेंगी। 14 अप्रैल 2016 से APMC मार्केट e-APMC मार्केट के तौर पर काम करने लगेगी। बजट में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गांवों की सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत सभी गांवों के बीच सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने बजट में खेतों की सिंचाई पर खास जोर दिया है। सिंचाई के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट में दिया गया है। बची रकम बाहर से जुटाई जाएगी। नाबार्ड चेयरमैन HK भानवाला ने कहा है कि इससे ग्रामीण मांग बढ़ेगी। किसानों को आसानी से कर्ज मिले, सरकार ने बैंकों को इस बात के निर्देश दिए हैं। इस साल का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया
कि सरकार ने इस साल के लिए खेती के कर्ज का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। मनरेगा पर सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है। 38,500 करोड़ रुपए मनरेगा योजना में दिए गए हैं। सरकार इस योजना के तहत कुएं और तालाब खोदने का भी काम करेगी। सरकार ने खेती की योजनाओं को लागू करने के लिए कृषि कल्याण सेस लगाया है। 0.5% का ये सेस सभी सेवाओं पर लगेगा, जिसमें पहले से ही टैक्स लग रहा है। इसके जरिए मिली रकम पूरी तरह से किसानों के कल्याण की योजना पर खर्च होगी। केंद्र सरकार ने दालों की कीमत पर काबू पाने की पक्की तैयारी कर ली है। बजट में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस साल सरकार 1.5 लाख टन दाल पहले से खरीद कर रखेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार ने 50,000 टन दाल की खरीद पहले से ही कर ली है। प्याज की कीमतों पर भी सरकार की नजर है। प्याज की कीमतें अचानक काबू से बाहर न हो जाएं, इसके लिए सरकार 15,000 टन प्याज खरीदेगी। ये प्याज सीधे किसानों से खरीदी जाएगी। मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने प्रोसेस्ड फूड में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में ही हो सकेगा जो पूरी तरह से भारत में फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं। इस फैसले से मार्क्स एंड स्पेंसर, टेस्को, वॉलमार्ट और आइकिया को फायदा हो सकता है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आपको दिखाएंगे कैसे एक दशक में छोटे छोटे किसानों ने मिलकर एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस तैयार कर लिया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब कहानी खेती के सिकंदर की। आज खेती के सिकंदर में किसानों के संगठन के कमाल की कहानी हम आपको दिखाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में कई किसान उत्पादक संगठन छोटे छोटे लेकिन कई अहम बदलावों का इंजन बन रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एफपीओ की कहानी बताएंगे जिसने करीब एक दशक में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के लिए ईर्ष्या का सबब हो सकता है। महज 3 साल पहले ये पूरी जगह एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद के कुछ ही महीनों में यहाँ बहुत आधुनिक फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। खास बात यह है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कोई कॉरपोरेट कंपनी या कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस नहीं था, बल्कि किसानों की एक उत्पादक कंपनी थी। और उसके बाद लगातार बिजनेस की दुनिया में ये कंपनी नए मानक स्थापित कर रही है। साल 2004 में 10 किसानों के साथ एक किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीओ के तौर पर अस्तित्व में आई सह्याद्री फार्म्स का एक लक्ष्य तो शुरू से ही तय था कि उसे अंगूरों के एक्सपोर्ट से अपनी किस्मत बदलनी है। पिछले केवल 3 वर्षों में यूरोपीय संघ को भारत से होने वाले कुल अंगूर निर्यात में सह्याद्री फार्म्स की हिस्सेदारी 9% से लगभग दोगुनी होकर 16% हो चुकी है। और ये उपलब्धि हासिल करने में पिछले 3 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए कंपनी के निवेश की अहम भूमिका रही है। यहाँ पे अराउंड 300 मेट्रिक टन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैक किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बनाना राइपनिंग चेंबर, जहाँ पे हम लोग 200 मेट्रिक टन बनाना राइपनिंग करते हैं फॉर रिटेल मार्केट। इसके अलावा हम लोग के पास वैक्यूम प्री कूलिंग ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग ये कंसेप्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लीफी वेजिटेबल्स वैक्यूम प्री कूलिंग करके उसका शेल्फ लाइफ अराउंड 10 to 12 डेज बढ़ा सकते हैं। एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी छोड़कर सह्याद्री फार्म्स ज्वाइन करने वाले रूपेश खिस्ते ने खुद अपनी देखरेख में लगभग 85 करोड़ रुपए के निवेश से
ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाया। इसके साथ ही आज की तारीख में इस कंपनी के पास प्रतिदिन 350 टन फल सब्जियों और 250 टन प्रोसेस्ड फल सब्जियों की हैंडलिंग की क्षमता है। इसके अलावा यहाँ 6 प्री कूलिंग रूम हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता 50 टन प्रतिदिन की है। पत्तेदार सब्जियों के लिए वैक्यूम फ्री कूलिंग रूम है और फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने के लिए 8 अत्याधुनिक चैम्बर हैं, जिनमें हर एक की क्षमता 25 टन है। आमों की प्रोसेसिंग के लिए 8 सेमी कंट्रोल्ड राइपनिंग चैम्बर हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 2000 टन प्रतिदिन की है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया है मई 2013 में। वी स्टार्टेड विद बेयर लैंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, आवर होल टीम एक्सपीरियंस, हम लोगों ने यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चालू किया। इसमें लगभग 17 कंट्रीज से मशीनरी इंपोर्ट की गई है और कुछ मशीनरी इंडिया से भी हमने ली हुई है। सो आई कैन से दिस इज एडवांस टेक्नोलॉजी यूनिट, जहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट मूविंग फ्रोजन और ड्रमों में रखे जाने वाले फलों के पल्प के यहाँ 6000 टन क्षमता के कोल्ड स्टोर हैं और इनके अलावा 50 टन प्रतिदिन क्षमता के IQF संयंत्र, 40 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लेट फ्रीजर संयंत्र और 150 टन प्रतिदिन क्षमता का पल्प बनाने का संयंत्र भी है। आने वाले कुछ महीनों में कंपनी इस 65 एकड़ के कैंपस में जैम, केचप जैसे तैयार उत्पादों का प्लांट भी लगाने जा रही है। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे कामकाज के लिए बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों की भी जरूरत होती है। केवल निर्यात के लिए पैकिंग किए जाने वाले अंगूरों की इस लाइन में ही करीब 1200 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इनके अलावा करीब 500 और लोग अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन पे 244 लेबर्स काम कर रहे हैं, तो पांचों लाइन का मिला के हो गया करीब 1200 लेबर हो गए। और एक लाइन पे 1 घंटे में 5 मेट्रिक टन पैक होता है। इस हिसाब से 5 लाइन अगर चलता है पूरा, तो 1 घंटे में 25 मेट्रिक टन पैक होता है। और क्वालिटी कंट्रोल का जो भी स्पेसिफिकेशन बाहर का रहता है, उस हिसाब से सब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सब कुछ इनवर्ड सेक्शन में पहले इनवर्ड का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद लॉट प्रोडक्शन के लिए ऑफर होता है, उसके बाद क्वालिटी आफ्टर पैकिंग का उसका चेकिंग होता है। और आफ्टर पैकिंग फिर उसको जब वो प्रीकूलिंग के लिए जाता है, वहाँ पे फिनिश गुड का भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। किसानों के इस FPO को चलाने के लिए एक बिल्कुल ही कॉर्पोरेट ढांचा तैयार किया गया है, जहां अपने अपने क्षेत्रों के तमाम दिग्गज पेशेवर अंदाज में काम करते हैं। ऐसे ही एक पेशेवर हैं क्षितिज अग्रवाल, जो सह्याद्री रिटेल के CEO हैं। हालांकि सह्याद्री रिटेल का FPO सह्याद्री फार्म से कोई सीधा संबंध नहीं और न ही इसमें किसानों की सीधी हिस्सेदारी है, लेकिन इस कंपनी के जरिए सह्याद्री फार्म्स बड़े पैमाने पर खाद और कीटनाशक विदेशों से आयात करती है और बहुत ही कम मार्जिन पर किसानों को उपलब्ध कराती है। क्षितिज अग्रवाल का दावा है कि कंपनी अपनी इस रणनीति से सह्याद्री फार्म्स FPO के सदस्य किसानों का लागत खर्च करीब 20% तक कम करने में सफल रही है। ग्रेप के लिए जो हम लोग मेजर काम करते हैं, ग्रेप में करीब लाख रुपए एकड़ का खर्चा आता है फार्मर का, वहाँ हम इस साल उसको 80,000 रुपए तक लेके आ पाए हैं। और आगे जिस तरह का अभी और प्लानिंग चल रहा है कि जहाँ जहाँ इनपुट्स में फार्मर को वैल्यू मिल पाए, तो ये जो कॉस्ट आज सेव हो रहा है वो फार्मर को डेफिनेटली प्रॉफिट में दिख रहा है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे किसानों के खेतों में पैदा होने वाले कुछ किलो फलों और सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने में भी सह्याद्री रिटेल अहम भूमिका निभा रही है। फिलहाल कंपनी मुंबई की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज तक सीधे इन्हें बेचती है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में मुंबई और नासिक में 10-10 स्टोर भी खोलने जा रही है। फार्मर की प्रेजेंट कॉस्ट क्या आ रही है और उसकी यील्ड कैसे बढ़े, ये हमारा काम पहला होता है। उसके बाद बीइंग अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम लोग जहां उनको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं, अगर उनको उनके लोकेशन पे कोई बेटर रेट दे रहा है मार्केट से, तो दे आर फ्री टू सेल इट टू दोज पार्टीज। बट अगर उन्हें मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ हम फ्रेश फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी काम कर रहे हैं, जो कि हम बॉम्बे, पूना, नासिक 3 मार्केट हमने शुरू किए हैं। इसमें हम डायरेक्ट सोसाइटीज को, डायरेक्ट कंज्यूमर को माल दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कोई दुकानदार या कोई व्यापारी बीच में नहीं रखा है। एग्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद सह्याद्री फार्म्स की शुरुआत करने वाले विलास शिंदे ने अंगूर के निर्यात में जो मुकाम हासिल किया है, उसे वे अब दूसरे फसलों में भी दोहराना चाहते हैं। बढ़ते काम के मद्देनजर सह्याद्री फार्म्स अब किसानों की जगह
एफपीओ को अपना सदस्य बनाती है और इस योजना को आगे बढ़ाते हुए शिंदे अलग अलग फलों सब्जियों में विशेषज्ञता रखने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के एफपीओ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हम लोग मार्केटिंग एंगल से देख रहे हैं कि हर एक एफपीओ अगर एक साथ जुड़ जाए, जो भी मतलब अलग अलग क्रॉप में काम कर रहे हैं उनका अगर एक फ्रंट बने, जैसे हिमाचल में सेब हो रहा है, महाराष्ट्र में या नासिक में ग्रेप हो रहा है, नागपुर में संतरा हो रहा है, अलग अलग क्रॉप हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्रॉप के लिए कोई मार्केटिंग सिस्टम वायबल नहीं। अगर उनका एक कॉमन फ्रंट बने और उसके थ्रू अगर मार्केटिंग हो रहा है तो डेफिनेटली हर एक के लिए वैल्यू बन रही है। तो हम वो उसको उस तरीके से सोच रहे हैं कि हर एक एपीओ को हम लोग लिंक करें और उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करें और उनकी वीकनेस जो है उसको एक कॉमन फ्रंट से सपोर्ट करें। शिंदे अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल को अपनी कंपनी और उसके कारोबार का आदर्श मानते हैं और इसी तर्ज पर एफपीओ की कारोबारी सफलता का एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। पिछले एक दशक में उनकी कंपनी ने जो सफलताएं हासिल की हैं, उसे देखते हुए ये बेमानी नहीं होगी कि आने वाले वर्षों में सह्याद्री फार्म्स किसानों की सफलता की एक नई इबारत लिखेगी। सह्याद्री फार्म से जुड़े नासिक के करीब 1000 अंगूर किसानों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर भारतीय किसानों को सही प्रशिक्षण और निश्चित बाजार मिले तो दुनिया के किसी भी देश के किसान को वो पीछे छोड़ सकते हैं। नासिक के डिंडोरी से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में आज हम जानेंगे कि किसान आसानी से कैसे एनसीडीएक्स के मान्यता प्राप्त गोदाम में फसल रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स के मुख्य सूचना अधिकारी आनंद अय्यर। आनंद हमें बता से आसानी से किसान नजदीकी गोदाम की बुकिंग करा सकता है और क्या खास है इस ऐप में, ये भी आनंद हमें बता रहे हैं। गोदाम आरक्षण प्रणाली को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसान या जमाकर्ता को एनसीडीएक्स के कोई ब्रोकर या मेंबर का क्लाइंट बनना होगा। क्लाइंट बनने के बाद आपको एनसीडीएक्स के सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉगिन मिल जाता है। इसी लॉगिन को इस्तेमाल करते हुए जमाकर्ता या किसान एनसीडीएक्स मार्केट्स का जो मोबाइल ऐप है उसमें लॉगिन कर सकता है। अब ये एनसीडीएक्स मार्केट्स ऐप कैसे प्राप्त करें? कोई भी स्मार्टफोन से आप गूगल के प्ले स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर या विंडोज के विंडोज स्टोर में जा करके एनसीडीएक्स मार्केट्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप इस मोबाइल ऐप के द्वारा अपने आप को केवल एक बार रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए किसान या जमाकर्ता को अपने सारे डिटेल्स वहाँ पे भरने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ऐप के द्वारा एक ईमेल और एक एसएमएस दिया जाएगा। इस एसएमएस और ईमेल को इस्तेमाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ आपको एक बार करनी है। इसके बाद आप एनसीडीएक्स मार्केट्स के ऐप में रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होने के बाद आप ऐप के अंदर जा सकते हैं। ऐप के अंदर आपको एनसीडीएक्स के सर्कुलर्स और एनसीडीएक्स के कई कमोडिटीज के रेट्स मिल जाएंगे। पर तीसरा ऑप्शन है बुक माई वेयरहाउस, यानी कि गोदाम आरक्षण प्रणाली। इस ऑप्शन के अंदर जा करके आप अपने निकटतम गोदाम को चुन सकते हैं। जब आप गोदाम चुनने के प्रक्रिया में रहेंगे, आपको साथ ही साथ ये पता चल जाएगा
कि कौन से गोदाम में कितनी जगह उपलब्ध है। इसके वजह से किसान और जमाकर्ता तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि कौन से गोदाम में उनको अपना फसल लेके जाना है। इसके वजह से उनको गलत गोदाम में जा करके ट्रांसपोर्ट और बाकी अन्य खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक बार आपने अपना गोदाम चुन लिया, आपको इस मोबाइल ऐप के द्वारा एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये नंबर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस नंबर के द्वारा जब आप गोदाम में अपने माल जमा करने जाएंगे तब वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर माने गोदाम के जो अधिकारी हैं उनको आप ये रेफरेंस नंबर दिखा करके आप अपना फसल या माल जमा कर सकते हैं। NCDX मार्केट्स के रेफरेंस नंबर को देख करके कोई भी गोदाम अधिकारी आपको माल जमा करने से नहीं रोक सकता है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद चंद दिनों के अंदर आपको वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर यानी कि गोदाम अधिकारी को एडवांस डिपॉजिट देने पड़ेंगे। इस एडवांस डिपॉजिट देने के बाद गोदाम के अधिकारी आपके बुकिंग को कंफर्म करेंगे। एक बार आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई, इसके बाद आपका जो बुकिंग रेफरेंस नंबर है वो पक्का हो गया है। इस पक्के रेफरेंस नंबर को आप इस्तेमाल करके अपना फसल गोदाम के अंदर जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए आपको 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर कोई गोदाम चुनने वक्त उस गोदाम में जगह की उपलब्धि नहीं है तो इस ऐप के द्वारा आप अपना रिक्वेस्ट वेट लिस्ट भी करा सकते हैं। अगर कोई किसान या जमाकर्ता की ये ज़रूरत है कि उसको एक ही गोदाम में जमा करना है और उस गोदाम में जगह नहीं है तो उसके रिक्वेस्ट को वेट लिस्ट किया जाता है। जब उस गोदाम में जगह खाली होगी या जगह की उपलब्धि हो जाएगी तब इस NCDX मार्केट्स के द्वारा आपको सूचना मिल जाएगी और आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।